नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम के उलटफेर की वजह से जीती है भाजपा, वरना कांग्रेस को तीनों राज्यों में रोकना था मुश्किल। कांग्रेस के बड़े नेता ने ईवीएम पर उठा दिए हैं बड़े सवाल, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले कि घर घर जाकर भाजपा का झूठ जनता को बताएंगे, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिलिस्तीनियों पर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, इजराइल के एक्स पर फिर भड़की प्रियंका गांधी, जिसको लेकर के मोदी सरकार और इजराइल दोनों को ही लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल, लिखा 1% भी संभावना है तो क्या हैकर्स को प्रभावित करने का अवसर देना चाहिए। जी हां दोस्तों, यहां पर दिग्विजय सिंह ने जो है वो हैकरों को साफ साफ बोला है कि अगर संभव है तो करके दिखाएं और ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इस पे एक सवाल है दोस्तों, आपको क्या लगता है ईवीएम को हैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मांगा राजस्थान का मुख्यमंत्री पद, स्पीकर बनने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भाजपा के जीतने के बाद भी भाजपा की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। आखिर किसको बना सकती है भाजपा मुख्यमंत्री, कमेंट में जरूर बताइएगा। और भाजपा के मुख्यमंत्री का ऐलान करते देरी भाजपा में राजस्थान में फूट हो सकती है और वापस बन सकती है कांग्रेस की सरकार। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको भी लगता है लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ही जीतने जा रही है और इंडिया गठबंधन ही मोदी सरकार को रोक सकती है, तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। ईवीएम में उलटफेर की वजह से जीती है भाजपा। जी हां दोस्तों, वरना कांग्रेस की होगी जीत और भाजपा की हो जाती बुरी तरह हार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों राज्यों में हार को लेकर के ईवीएम मशीन पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ईवीएम मशीन के उलटफेर की वजह से चुनाव जीती है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि साफ साफ तीनों राज्यों में जहां पर भाजपा जीती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां पर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो ओपिनियन पोल था और जो शुरुआती रुझान था उसमें कांग्रेस की बढ़त थी, लेकिन कांग्रेस की बुरी तरीके से तीनों राज्यों में हार हुई है, जिसको लेकर के ईवीएम पर उठ गए हैं बड़ा सवाल। और अगर ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और खुद अमेरिका भी जो है ईवीएम से इलेक्शन वोटिंग जो है वो नहीं कराता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सचमुच में ईवीएम में हेराफेरी किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है? और अगर ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो मतदान पत्र से आखिर चुनाव इस देश भारत देश में होना चाहिए और ईवीएम को बैन करना चाहिए। आपको दोस्तों जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, कहा घर घर जाकर भाजपा सरकार का झूठ बताएगी कांग्रेस, देश प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि हापुड़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेगा। कांग्रेस सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा फैलाए जा रहे झूठों को भी परोसा जाएगा, ताकि जनता जो है वो जागरूक हो सके। एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश में जनता पर हो रहे अत्याचारों और जन विरोधी मानसिकता के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। भाजपा ने जो वादे जनता से किए थे उन पर अमल नहीं किया गया। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अपने आप को ठगा महसूस कर रही है जनता। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि आज का युवा बेरोजगार की हालत आत्महत्या तक करने मजबूर हो रहा है। किसानों को उनकी फसल के उचित दाम तक नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और मोदी सरकार को रोक करके अत्याचारों को रोकेगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष ने जो भी कहा है भाजपा सरकार अपने मुद्दों से भटक गई है, जनता पर बेरोजगारी, महंगाई का बोझ पड़ रहा है, प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और आज आम जनता की सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है,
दोस्तों आपको क्या लगता है कि सही में मोदी सरकार जो है नाकाम हो गई है और वो देश को सही से नहीं चला पा रही है और देश में बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी अगर लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फिलिस्तीनियों पर हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, इजराइल के एक्स पर फिर भड़की प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाई है। सोमवार को उन्होंने लोगों से युद्ध विराम की मांग में भाग लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे एक्शन को घोर अन्याय करार दिया है। इससे पहले भी उन्होंने भारत सरकार से सही के साथ खड़े होने की मांग की थी। दोस्तों आपको पता है कि प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट किया है फिलिस्तीनी लोगों और उनके बच्चों के नरसंहार को रोकने के लिए गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर के 11 दिसंबर 2023 को विश्व हड़ताल में भाग लें। हम सभी को उनके खिलाफ हो रहे घोर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन समूह हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच संघर्ष जारी है। इससे पहले गुरुवार को भी उन्होंने बमबारी की निंदा की थी। उन्होंने पोस्ट में कहा था कि भारत हमेशा सही के साथ खड़ा हुआ है और आजादी के लिए फिलिस्तीन लोगों के लंबे संघर्ष की शुरुआत से ही उनका समर्थन करता है। उन्होंने कहा गाजा पर निर्मम बर्बारी युद्ध विराम से पहले से ही अधिक बर्बरता के साथ जारी है। खाद्य आपूर्ति की किल्लत है, चिकित्सा सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया है और मूलभूत सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बड़ा सवाल उठा दिया है और साफ साफ कह दिया है इजराइल को अब युद्ध विराम देना चाहिए। और प्रियंका गांधी ने कहा कि एक पूरे देश खत्म किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि तकरीबन 10,000 बच्चे, 60 से अधिक पत्रकारों और सैकड़ों चिकित्सा कर्मियों सहित 16,000 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा इन लोगों के भी हमारी तरह सपने और उम्मीद है। हमारी आंखों के सामने आखिर ये चल क्या रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मानवता कहाँ है और इस देश युद्ध को रोकने के लिए मोदी जी आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? और प्रियंका गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रोक देना चाहिए क्योंकि पूरा एक देश खत्म होने जा रहा है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है? कि जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फिर उठाया सवाल, लिखा अगर 1% भी संभावना है तो क्या हैकर्स को प्रभावित करने का अवसर देना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा दिया है। दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन को ट्वीट कर लिखा, क्या ईवीएम हैक हो सकता है? उन्होंने हैकर्स के लिए एक वीडियो का यूट्यूब लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि इसे अक्सर सुने और समझें। यदि 1% भी संभावना है तो क्या हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को टेक्नोलॉजी के द्वारा हैकर्स को इसे प्रभावित करने का अवसर देना चाहिए? जरा सोचिए। दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर करीब 150 रिएक्शन भी आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने साफ साफ उठा दिया ईवीएम पर सवाल और साफ साफ कहा है कि अगर 1% भी संभावना है तो क्या हैकर्स के हाथ में लोकतंत्र दे देना चाहिए? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत देश में चलता है, लेकिन जब लोग वोट देने जाते हैं तो ईवीएम के थ्रू वोट देते हैं और ईवीएम एक मशीन है जिसको आसानी से हैक किया जा सकता है। और अगर 1% भी चांस है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो आखिर हम ईवीएम से वोट डाल क्यों रहे हैं? मत से चुनाव क्यों नहीं कराते? दोस्तों दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर बड़ा सवाल उठा दिया और साफ साफ कह दिया है कि हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को टेक्नोलॉजी के द्वारा हैकर्स को इसे प्रभावित करने का अवसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं? यस और नो में कमेंट जरूर लिखिएगा। और अगर लोकतंत्र में ईवीएम हैक हो सकता है तो क्या लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। और कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए मांगा राजस्थान का मुख्यमंत्री पद, स्पीकर बनने से किया इंकार। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी से अनोखी मांग की है। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के केंद्र नेतृत्व से 1 साल के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाने की मांग की है। इसके बाद वह खुद इस पद को छोड़ देंगी। हालांकि इसी के साथ सूत्रों ने यह भी बताया है कि
पार्टी नेतृत्व ने उन्हें स्पीकर बनाने की पेशकश की थी। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने स्पीकर बनने के लिए पार्टी के प्रस्ताव को इनकार कर दिया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्हें की मुख्यमंत्री बनाने का निवेदन किया था। साथ ही साथ वसुंधरा राजे ने उन्हें विधायकों से अलग से मुलाकात न करने की भी सलाह दी थी। जानकारी है कि वसुंधरा राजे ने कल यानी रविवार रात जेपी नड्डा से फोन पर बात की थी। तभी नड्डा ने उन्हें स्पीकर बनने की पेशकश भी की है, जिससे वसुंधरा राजे ने यहां पर इनकार कर दिया है और जिसको लेकर के राजस्थान में जो है भाजपाइयों में हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, मैं आपको पता चले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीट हासिल करते हुए बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि फिर भी भाजपा जो है चुनावी नतीजों के एक सप्ताह बाद भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। दरअसल बीजेपी को डर है कि मुख्यमंत्री पद का ऐलान के बाद पार्टी के भीतर जो है वो अंदरूनी कलह बढ़ जाएगी और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में भाजपा ने 3 वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद सरोज पांडे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तारवे को पर्यवेक्षण बनाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में जीतने के बाद भी पूरी तरीके से फंस चुकी है भाजपा सरकार और वसुंधरा ने साफ साफ बोला है मुझे मुख्यमंत्री बनाए, अन्यथा राजस्थान में कुछ भी हो सकता है और सरकार बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको लगता है कि राजस्थान में भाजपा की जीतने के बाद भी भाजपा की बुरी तरीके से हार हो सकती है? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा लोकसभा चुनाव में यूपी से होगा भाजपा की विदाई। ओम प्रकाश राजभर पर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भाजपा को विदाई का रास्ता दिखाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के युवा को हर घर नल की जगह हर घर रोजगार की दरकार है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि 2014 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें जीतने वाला भाजपा का 2024 में इसी राज्य से सफाया होगा। केंद्र की सत्ता में भागीदारी मिलने पर युवाओं को रोजगार देने के साथ ही अग्निवीर योजना को खत्म करने का उनका भरोसा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठा दिया है भाजपा पर और साफ साफ कहा है कि हर घर नल नहीं चाहिए बल्कि हर घर रोजगार चाहिए। और अग्निवीर पर भी अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठा दिया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने सड़कों पर बेसहारा, गौवंशी, महंगाई और बेरोजगार की गारंटी दी है। इस सरकार में प्रशासन की निरंकुशता में आम जन जो है वो परेशान है। भाजपा सरकार वापस आई तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार से वंचित करने की उनकी आशंका है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अखिलेश यादव ने बड़ा प्रश्न उठा दिया है कि अब 2024 में मोदी सरकार को रोकना होगा और अगर आप मोदी सरकार आई तो सबको सब लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी और बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा और अग्निवीर को हटाया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही में हर घर जल की सुविधा देश में नहीं चाहिए बल्कि हर घर में रोजगार की सुविधा चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा और आप इंडिया गठबंधन के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बुरे फंसे भाजपा एमएलए बाल मुकुंद आचार्य, इस केस में वायरल बाबा के खिलाफ एफआईआर हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के आने के बाद से 2 बाबाओं का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तिजारा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने बाबा बालकनाथ हैं, जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के हवा महल सीट से विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य हैं, जो अपने विवादित हरकतों की वजह से सुर्खियों में है। चुनाव जीतते जयपुर में नॉनवेज बैन कराने की मांग कर रहे हैं और थाने में जाकर हंगामा काटने का वीडियो वायरल होने के बाद वह अचानक मशहूर हो गए हैं। लेकिन अब वह बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक दलित से मारपीट करके उनके जमीन पर कब्जा करने के कथित मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो भाजपा के 2 विधायक हैं वो जीतने के बाद हवा में उड़ रहे थे, जिसके चक्कर में बुरे फंस चुके हैं भाजपा के एमएलए, और कई केसों पर जो है वो एफआईआर करा दिया गया है। और ये जितने भी बाबा हैं भाजपा में वो सारे वायरल होने लग गए हैं, जो उड़ते हुए बाबा दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कि ये भगवा पहन लेने से भगवीकरण नहीं हो सकता है? क्योंकि भगवा अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है और इन बाबाओं का नाटक अलग चीज है। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, और आप भी अगर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने क्लियर कर दिया अपना चुनावी एजेंडा, जीए से लड़ेंगे 2024 की जंग। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि पूर्व क्षेत्र विकास परिषद की पटना में रविवार की बैठक हुई। इस बैठक में पिछले साल 2022 में खुद को किनारे रखने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। पिछले साल उन्होंने अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बैठक में शामिल होने का कोलकाता भेजा था। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को पहली बार मुलाकात हुई। साल 2022 में कोलकाता में हुए बैठक से नीतीश कुमार नाराज रहे। बैठक से कुछ ही महीने पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और एनडीए से निकलकर महागठबंधन का नेतृत्व स्वीकार किया था। उनकी गैर हाजिरी को तब अमित शाह ने खुन्नस के तौर पर देखा गया था, लेकिन इस बार बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के सामने ही अपना चुनावी एजेंडा क्लियर कर दिया है। साथ ही इशारों में बता दिया है कि 2024 की जंग अपने जीए यानी जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर ही लड़ेगी। नीतीश कुमार के बैठक के दौरान अमित शाह के सामने अपनी उपलब्धियों को गिनाई गई है। साथ में ही 2 ऐसी मांगे भी रखी दी हैं जिन्हें विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है। पहली मांग यह थी कि बिहार में अपने संसाधनों से अब तक सारे काम करता रहा है। केंद्र के इनकार के बाद बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण जैसा काम कराया है। इसी क्रम में आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ। इससे राज्य में निवास करने वाली जातियों की गरीबी भी उजागर हुई। राज्य सरकार उनके उत्थान के लिए ऐसा प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की मदद करेगी, जिससे आर्थिक हालत दुरुस्त हो सके। पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार और तेजी से विकास करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है बिहार से, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने बड़ा खेल कर दिया। नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने क्लियर कर दिया है अपना चुनावी एजेंडा 2024, जिसको लेकर के पूरे भाजपाइयों में मचा हड़कंप, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों को लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा, जहां पे जाकर के भाजपा फंस जाती है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होगी ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हार पर मंथन कर मध्य प्रदेश लौटे कमलनाथ, नेताओं से बोला पराजय से ना हो निराश, अब मिशन 2024 पर करें फोकस। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर दिल्ली में महामंथन पर पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल लौट आए हैं। राजधानी लौटने पर उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ देर शाम बैठक की। इस दौरान कमलनाथ ने हार से निराश कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि चुनाव में तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सभी मिशन 2024 की तैयारी में जुट जाएं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमलनाथ स्वयं के प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे। इसी शुरुआत आज यानी अपने गृह जिले छिंदवाड़ा से करेंगे। कमलनाथ छिंदवाड़ा जाकर यहां की 7 सीट जीतने के लिए जिला के जनता का आभार प्रकट करेंगे। बता दें कि कमलनाथ के दिल्ली जाते ही उनके इस्तीफे की खबर सामने आने लगी थी। कहा जा रहा था कि आलाकमान ने कहने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बाद में उन्हें मीडिया विभाग ने इस खबर का खंडन किया था। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव तक कमलनाथ की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सुरक्षित हो गई है। प्रदेश उनके नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। कमलनाथ खुद भी कह चुके हैं कि दिल्ली में वापस आकर वह लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। बता दें कि कांग्रेस के पास अभी प्रदेश में 29 में से लोकसभा की तरफ से 1 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में बड़ा खेला हो सकता है 2024 में, और हार के मंथन पर मध्य प्रदेश में लौट चुके हैं कमलनाथ और साफ साफ बोल दिया है कि पराजय से ना घबराएं, निराश ना हो, आप मिशन 2024 पर जुट जाएं और 2024 पर फोकस करें, जिसको लेकर के भाजपा में मचा है हड़कंप। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 19 दिसंबर को होगा इंडिया गठबंधन ब्लॉक की 4थी बैठक। सीट बंटवारे के फॉर्मूले सहित
चुनावी मुद्दे पर होगा चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक मंगलवार यानी 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में दोपहर 3 बजे होगी। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सहित गठबंधन के शीर्ष नेताओं के निर्णय के बाद बैठक 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। बता दें कि कांग्रेस ने 6 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान के चुनाव नतीजे घोषित होने के 3 बैठक बुलाई थी। 3 दिसंबर के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा। अब कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में ही कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। वहीं क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन के रूप में बिहार और झारखंड भी कांग्रेस की सत्ता में है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? आप हमें जरूर बताइएगा और आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।